Yes. Now, recording is on. So let me repeat once again so that it can also be recorded. So we were talking about the CFT crystal field theory, and in this crystal field theory, we were discussing that metal ion and negative ligands, they are attracted towards each other by electrostatic force of attraction. And if ligand is not electronegative, if ligand is not ligand is not negatively charged, so in that case, we can say they are attracted towards each other by dipole dipole interaction. तो वो dipole dipole interaction से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. अब एक चीज और आती है कि जब ये लिगेंड अट्रैक्ट होते हैं बेटा मेटल के पास में, तो मेटल के पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, मेटल के पास में डी ऑर्बिटल होते हैं, वो एम्प्टी भी हो सकते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है वहां पर. तो इसमें ध्यान रखें कि व्हेन ligand attack on metal ions पर या मेटल एटम पर जब वो अटैक करते हैं, ठीक है, so there is splitting of d orbital of metal के जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनका स्प्लिटिंग होता है. ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें डी ऑर्बिटल के बारे में कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि स्प्लिटिंग कैसे होता है. तो जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, देयर आर 5 टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल. ठीक है, इन आउट ऑफ दी 5 डी ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट एक्सिस, बिटवीन एक्सिस, एंड 2 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट एक्सिस. तो जैसे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, suppose these are two axes, x axis and y axis, and the electron density of dxy orbital, जो हमारे पास dxy orbitals होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से होगी. आपके पास x और y जो आपके पास में एक्सिस है उनके बीच में, एक तो ये हो गया. दूसरा जो d ऑर्बिटल है, सेकेंड d ऑर्बिटल, सपोज दिस इज y एंड दिस इज z. ठीक है, ओके. तो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी आपको. दिस इज डी वाई जेड. ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिटल. एंड इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्बिटल, इन थर्ड ऑर्बिटल दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लाइक दिस. इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी हमें. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन ऑर्बिटल्स की. तो यहां पर एक तो आपके पास में हो गया x एंड दिस इज z, so it is called dxz. This is dxz orbital. So these are the 3 orbitals whose electron density is concentrated between the axis के बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है यहाँ पर. ठीक है, और अगर हम बाकी दो रेस्ट ऑफ द 2 ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज dx स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये जो ऑर्बिटल है इसमें x एक्सिस और y एक्सिस बनाया मैंने. x एक्सिस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, y एक्सिस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड एट x एंड y एक्सिस. और एक वन मोर ऑर्बिटल. ओके, इस ऑर्बिटल के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसको कहा जाता है dz स्क्वायर. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z स्क्वायर z एक्सिस पर तो है ही, इवन यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर कंसंट्रेटेड होती है. तो यहाँ जो 2 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दीज 2 ऑर्बिटल, ये जो 2 ऑर्बिटल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड एट एक्सिस. तो इन ऑर्बिटल का नाम होता है, दे आर कॉल्ड ईजी ऑर्बिटल्स. इन्हें हम ईजी ऑर्बिटल कहते हैं. ठीक है, ये किसी लैटिन वर्ड से लिया गया है जहां ईजी मतलब जिसका अगर अपन हिंदी में मीनिंग करते हैं तो एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड. तो एक्चुअली जब इन पर लिगेंड अटैक करेगा तो ये एक्साइट हो जाएंगे और इनकी एनर्जी ग्रेटर एनर्जी रिटेन करेंगे. ठीक है, जबकि अगर हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, इन 3 ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल जो है ना बेटा, ये आपके पास में कहलाते हैं T2G ऑर्बिटल. दे आर कॉल्ड T2G ऑर्बिटल. ठीक है, ये जो T2G ऑर्बिटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में है. दे फील लेस रिपल्शन. एक्चुअली होता क्या है, आप इसको यूं समझे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 एक्सिस है. सपोज वी हैव x, y एंड z एक्सिस, x, y एंड z एक्सिस. नाउ अब जो लिगेंड अटैक कर रहा है वो सपोज एक्सिस पर से अटैक कर रहा है, एक्सिस की तरफ से अटैक कर रहा है, एल यहां से एक लिगेंड अटैक कर रहा है, यहां से एक लिगेंड अटैक कर रहा है, यहां से एक लिगेंड अटैक कर रहा है.
तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर है, डेफिनेटली वो रिपल्शन फील करेंगे। सो दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स विच विल फील रिपल्शन बाय लिगेंड, क्योंकि लिगेंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इनके अंदर डी ऑर्बिटल में सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रिपल्शन फील करेगा, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। सॉरी, उल्टा बोल दिया, इनकी बात कर रहा था मैं। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, और ये एक्सिस के बीच में है बेटा, तो ये रिपल्शन फील नहीं करेंगे, इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो इससे जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, और इस स्प्लिटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। कैसे स्प्लिट होगा उसको देखते हैं हम। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं किसी मेटल आयन के, वो कुछ इस तरह से हैं। ओके, जैसे ये आपके पास में, नाउ वी हैव these d orbitals, these 5 d orbitals, okay, these 3 are Eg orbitals, इनको T2g orbitals, इनको तो आप T2g कह रहे हैं, एंड these 2 orbitals are Eg orbitals, इनको Eg कह रहे हैं आप, ठीक है, बाकी को। तो यहां पर ये तो आपके पास में dxy, dyz, this is dzx, this is dx square y square, and this is dz square, ठीक है। these are the 5 orbitals. Now one more thing, now the energy of these d orbitals is equal, all orbitals have equal energy, इन सबकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल है, सेम है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। अभी इन्हें हम लोग कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, जिनकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल है, सेम है, उनको आप डीजनरेटेड बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्चुअली हमें इन सब का शेप हमने देख लिया बेटा, किस तरह का शेप होता है जब ये सारे ऑर्बिटल एक साथ होंगे, ठीक है, तो ये स्पिरिकल शेप बनाते हैं, ध्यान रखना, स्पिरिकल शेप बनाते हैं। और इनकी जो एवरेज एनर्जी हम देखते हैं जब लिगेंड अटैक करता है तो स्लाइटली थोड़ी हाई होती है। तो स्लाइटली इनसे अगर सेपरेट की बात करें तो इनकी अपन एनर्जी जब लिगेंड अटैक करता है तो स्लाइटली थोड़ी हाई हो जाती है, और उसके बाद में जब अटैक करेगा तो रिपल्शन फील करना स्टार्ट करेंगे जब ये, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। जो लिगेंड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट थे, जैसे हमने कहा था कि ये जो Eg ऑर्बिटल्स थे ये कहां थे, एट एक्सिस के ऊपर थे, और ये जो ऑर्बिटल थे ये कहां थे, बिटवीन एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में थे। तो रिपल्शन कहां होगा, रिपल्शन एक्सिस वालों के ऊपर होगा, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कंपैरेटिवली, और इनकी एनर्जी एवरेज से कम हो जाएगी। तो जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई वो एवरेज एनर्जी से ऊपर चले गए हैं, ठीक है, इनको Eg बोल रहे हैं, इनकी एनर्जी बढ़ गई है, और जिनकी एवरेज से कम हो गई है वो T2g है, ठीक है, दे आर T2g। अगर हम इसको बीच का डिफरेंस देखें, एनर्जी डिफरेंस जो एनर्जी गैप होता है, इसको आप किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल ओ, ध्यान रखना बेटा, इसको डेल ओ से डिनोट करते हैं। और एक्चुअली डेल ओ क्या है, डेल ओ है यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पर कि ये जो स्प्लिटिंग हुआ है ऑर्बिटल्स का जब लिगेंड्स ने अटैक किया है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गया, और ये उसका एनर्जी डिफरेंस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हम इनकी एनर्जी को थोड़ा कंपेयर करें तो इनकी एवरेज एनर्जी से कितनी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो दैट इज 0.6, ठीक है, डेल ओ एनर्जी यहां पर इंक्रीज होती है, और इनकी जो एनर्जी डिक्रीज होती है दैट इज 0.4 डेल ओ नेगेटिव, ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनके बीच में एनर्जी का गैप होता है। टोटल सम जो होता है इसका 1.0 डेल ओ अपन कंसीडर करते हैं, तो इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझना, कि जो लिगेंड्स बेटा अटैक करते हैं ना, ये लिगेंड्स भी 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड अनदर इज वीक लिगेंड। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे डेफिनेटली वो रिपल्शन ज्यादा करेंगे, और जो वीक लिगेंड होंगे उनमें रिपल्शन कम होगा।
ठीक है, तो जो ज्यादा रिपल्शन करेंगे डेफिनेटली वो स्प्लिटिंग भी ज्यादा ही करेंगे, ठीक है, और जो रिपल्शन कम करेंगे वो स्प्लिटिंग कम करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि सपोज हमारे पास ये d ऑर्बिटल्स हैं, सपोज दीज आर द 5 d ऑर्बिटल्स, और इस d ऑर्बिटल पर मैं अटैक कराता हूं सपोज वीक लिगेंड का, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग का कराते हैं, इधर स्पेस ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी बोलते हैं इसको। तो इसका जब आप अटैक कराते हैं तो डेफिनेटली यहां पर जो एनर्जी गैप होगा ना ये आपको ज्यादा मिलेगा, इस तरह से देयर विल बी ग्रेटर एनर्जी गैप, देयर विल बी ग्रेटर एनर्जी गैप, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, दिस इज Eg एंड दिस इज T2g, ठीक है। तो यहां पर डेल O है बट हाई, हाई वैल्यू ऑफ डेल O की वैल्यू हाई होगी यहां पर, ठीक है, एनर्जी गैप हाई होगा, बिकॉज जो हमने लिगेंड जिसका अटैक यहां पर देखा है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर मान लीजिए वीक आता है, यहां पर वीक लिगेंड आ जाता है या वीक फील्ड लिगेंड कह सकते हैं आप, लिगेंड होता है, तो उस कंडीशन में स्प्लिटिंग भी कम होगी और यहां पर आपके पास जो गैप होगा वो भी स्मॉलर होगा, इट विल बी लाइक दिस, तो स्मॉलर गैप आएगा, इस तरह से स्मॉल गैप आएगा इसके बीच का, ठीक है। तो ये बीच का जो एनर्जी गैप है डेल O, ये ध्यान रखना, स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल O, यहां पर डेल O की जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी, ठीक है, फॉर वीक लिगेंड, एंड फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड द एनर्जी डिफरेंस विल बी ग्रेटर, एनर्जी डिफरेंस ग्रेटर होगा, ठीक है, जब इन d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। तो ये बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक, आगे चलें, ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमने स्प्लिटिंग कर दिया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो स्प्लिटिंग करने के बाद इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल और करना पड़ता है हमें कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में किस तरह से फिल होंगे, और उसी पर डिपेंड होता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फाइंड आउट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस का मैग्नेटिक नेचर बताइए आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वहां ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो यहां पर अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू CFP, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए दो फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। पहला, ठीक है, तो आप देखिए फैक्टर्स, इसको ऐसे लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन कौन से दो फैक्टर है, देखिए पहला फैक्टर नंबर 1 जो अफेक्ट करेगा दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको आप डेल O कहते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, यहां बेटा डेल नॉट नहीं बोल रहा हूं, उसको मैं डेल O बोल रहा हूं। O का मतलब होता है यहां पर ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कौन होता है, जिसमें हमारे पास में 6 लिगेंड्स जुड़े होते हैं, है ना। इफ इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इफ देयर आर 6 लिगेंड्स कनेक्टेड विद मेटल आयन, सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं अपन, तब हम ये डेल O यूज करेंगे। तो अभी मैं पूरा ऑक्टाहेड्रल को ही कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान रखना। सेकेंड फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा दैट इज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो एक्चुअली एक चीज ध्यान रखें बेटा, जो जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी के अकॉर्डिंगली भरेंगे। अगर मान लो पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो अभी अपन डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, केवल ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूं, ठीक है। तो जैसे यहां पर यहां तो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहां मैं लिख रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्योंकि हमें डी में ही इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल और केवल डी ऑर्बिटल्स का देखेंगे, ठीक है, केवल और केवल डी ऑर्बिटल्स का। ये लाइन कभी सीधी नहीं बनती, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए D1, तो पहला आपने लिया D1 मतलब D में आपके पास ओनली एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसको कैसे फिल करेंगे? तो अब हमें पता है कि जब D1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो हमारे पास में, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है, आपके पास में Eg ऑर्बिटल होते हैं और आपके पास में T2g ऑर्बिटल होते हैं, T2g, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी दो केसेस होते हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में और एक वीक लिगेंड के केस में, तो अपन दोनों को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहला केस लेते हैं, यहां फोर वीक लिगेंड, ये वीक लिगेंड के लिए ले रहा हूं मैं, ठीक है, और इधर ले लेते हैं फोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो वापस वही बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए एनर्जी गैप ज्यादा होता है। जैसे यहां पर ये बीच का गैप है जो डेल ओ है यहाँ पर ये, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इसका ये गैप होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो मैंने गैप को थोड़ा बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर डेल ओ है। अब इसको आपको कंपेयर किससे करना है, समझना, डेल ओ को आपको डेल ओ को कंपेयर करना है किससे, आपको कंपेयर करना है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि मैंने कहा कि गैप कम है तो इसका मतलब डेल ओ की वैल्यू कम है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है एंड इसके अंदर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो डेल ओ की वैल्यू ग्रेटर है और इसके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अब पेयरिंग एनर्जी कैसे अफेक्ट करेगी, समझें इस चीज को, कि अगर हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी कम होती है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अभी हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई इश्यू नहीं है, इलेक्ट्रॉन 1 इस तरह से भरा जाएगा लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के अंदर। सिमिलरली इसके अंदर भी अगर मैं D1 के इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो यहां भरा जाएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। 1 से 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन है आपका D1, हाँ बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। नहीं, ये टॉपिक, इस टॉपिक से पहले का पढ़ा चुके हैं अपन, ठीक है। ये बेटा वैसे तो इम्पोर्टेंट टू 12th में तो क्या बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये भी कवर करवा दें इस टॉपिक। आई थिंक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी उसके अंदर अटैच है, क्वेश्चन है उसके अंदर, तो आज अपन ये कर ही लेते हैं, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी है उसके अंदर, तो ये वाला टॉपिक तो कवर करा देते हैं, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर बेटा CFT के बारे में। तो CFT में हम लोग कह रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास डेल ओ की वैल्यू कम है, ठीक है, और या फिर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है, तो दोनों ही केसेस के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल के अंदर फिल होते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं D1 की जगह D2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेकंड यहाँ, इसमें भी सेकंड इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ करता हूँ नंबर 3 थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसके बाद थर्ड तक दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके लिए टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, वो इनको चेंज कर देगा, इनके नेचर को चेंज कर देगा, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वो इसी से डिसाइड होगा। तो यहां पर अगर मैं लेता हूं D4, ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में Eg में फिल होगा या नीचे वाले में। अब ध्यान दें, अगर एनर्जी डिफरेंस कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है, डेल ओ की एनर्जी कम है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर वाले ऑर्बिटल में जा सकता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। दूसरी बात, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर है, जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वो नहीं फिल कर हो पा, पेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, चाहिए इसके लिए, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ फिल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टर्म्स में, तो आप देखो एनर्जी का गैप ज्यादा है, तो गैप ज्यादा है यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो ऊपर जा सके। तो अब पेयरिंग एनर्जी लेस है, ठीक है, कम है, तो डेफिनेटली ये पेयरिंग करना ज्यादा लाइक करेगा, तो यहाँ पर ये पेयरिंग कर लेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि नेचर चेंज हो गया, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट के लिए आपके पास में D4 है
ठीक है, और एक तो स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है, दूसरी जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो आप बता सकते हैं किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई होगी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो फिलहाल हम देख के बता सकते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई होगी जहां वीक लिगेंड जुड़ा है, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यही चीज अपन 5 के लिए देखते हैं, D5 के लिए, ठीक है, D5 के लिए, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी ऊपर ही फिल होगा और इसके अंदर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करेगा, ठीक है। अब वापस देख सकते हो आप, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी तरह से बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कंपैरेटिवली कम होगा। अब अगर आपके पास D6 है, D6, अब D6 में समझिए ध्यान से, अब D6 में 5 सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने वाला है बेटा, वो कहां जाएगा, वो वापस से पहले नीचे वाले शेल के अंदर फिल होगा, जब ये पूरे कंप्लीटली फिल हो जाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। अब इसके अंदर देखा जाए तो अभी एक यहाँ और फिल हो सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ जाएगा। अब अगर कंपेयर करें, ठीक है, और अब कोई ऐसा आपके पास एलिमेंट है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, Fe2+, आयन है आपके पास Fe2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D6, ठीक है, D6 होता है। अब अगर मान लो इससे मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं FeH2O6 और 2+, और एक ले लेता हूं मैं FeCN, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 2+, 4-, और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसका नेचर कैसा होगा और इसका नेचर कैसा होगा, तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने कहा Fe2+ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D6। अब यहां पर जो जुड़ा हुआ है अपने पास में लिगेंड, उस पर ध्यान देना, यहां वाटर जुड़ा हुआ है, जो वाटर जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना, एक्वा बोलते हैं इसको अपन, ये वीक लिगेंड है, ये जो है ये वीक लिगेंड है, जबकि CN जो है, CN ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो वीक लिगेंड वाले केस में इस तरह से होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले केस में इस तरह से होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि दोनों में से पैरामैग्नेटिक कौन है, तो बेटा आप में से कोई बता सकता है मुझे कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है दोनों में से, फर्स्ट और सेकेंड, बताएं बेटा, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। फर्स्ट वन क्या होना चाहिए, पैरा, बिल्कुल, फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वन पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना, फर्स्ट वन पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सेकंड वाला जो CN है, जहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं तो वहां सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है, तो इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, ये आंसर किसने दिया था, आई थिंक मेरे को गरिमा की आवाज लग रही है, किसने दिया बेटा आंसर, हिमांशी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ओके, इसको रफ कर दिया जाए, और रफ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे और बढ़ना है अभी अपन को, है ना, तो और देखते हैं अपन आगे। अब देखिए यहाँ पर D6 के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं D7, ठीक है, तो D7 में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए जाएंगे, तो अब 7th इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, अगेन लोअर एनर्जी वाले में जाएगा, ठीक है, और इसमें 7th इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑल T2G ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, T2G ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल्ड हो चुके हैं, तो यहाँ तो स्पेस है ही नहीं, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, ये इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब D8 लेता हूं मैं, D8, ठीक है, तो D8 में आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है, ये पूरा ऑक्यूपाइड हो गया है, और वहां ऊपर जाएगा इस तरह से 8th इलेक्ट्रॉन, अब भी दोनों में सिमिलर है। अब D8 के लिए सेम है, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 आ रहा है, ठीक है, तो D8 में आप देख सकते हो दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम आएगी, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। अब D8 अपन देखें तो कौन आता है अपने पास 8 नंबर पर, 28 पर आता है कोबाल्ट, ठीक है, ओके, कोबाल्ट आता है, तो इसमें लेकिन कोबाल्ट 2+ नहीं, कोबाल्ट 3+ की फॉर्म में मिलता है, अगर 2+ की फॉर्म में मिले तो इस तरह से हो सकता है, ओके, लेकिन अगर कहीं पर भी D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको मिल रहा है, ठीक है, तो वहां आप देख सकते हैं चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वो वीक लिगेंड हो, दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो होंगे, तो दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगी हमें, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आते हैं D9 में आते हैं, तो D9 में देखो यहाँ पेयरिंग हो गई है, यहाँ भी पेयरिंग, D9 के लिए भी सेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और अगर D10 लिखता हूं मैं, D10, तो D10 के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, फुली ऑक्यूपाइड,
ठीक है, फुली ऑक्यूपाइड, और पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, वो पूरी तरह से डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से डायामैग्नेटिक। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें अपन, जैसे जिंक को ले लो बेटा, Zn2+। अब Zn2+ का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होता है, D10N, मतलब 3D10 ऐसे होता है, 3D10 4s0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Zn2+ का। तो अब चाहे Zn के साथ आपके पास में H2O जुड़ा हुआ है, 4H2O, ठीक है, 2+, और चाहे Zn के साथ आपके पास CN4 जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2-। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर दोनों का नेचर डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों में ही Zn जो है वो Zn2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है, और D10 के लिए आपके पास पूरे ऑर्बिटल जो होते हैं D, वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, दे आर कंप्लीटली फिल्ड, दे आर फुली फिल्ड। ठीक है, तो इसलिए वो कैसा नेचर शो करेंगे, डायामैग्नेटिक। वेरी गुड। तो ये तो इसकी बात हो गई है। ठीक है, लेकिन ये जो अपन ने अभी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा है ना बेटा, ध्यान रखें, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है। दिस इज ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल। यही चीज अगर मैं टेट्राहेड्रल के लिए देखता हूं, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर मान लो आपके पास d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये d ऑर्बिटल है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो क्या होगा, इनके लिए भी पहले एवरेज एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी ये इस तरह से, और उसके बाद इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। और अगर स्प्लिटिंग करते हैं तो यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि इनकी स्प्लिटिंग जस्ट अपोजिट होती है, इनकी स्प्लिटिंग जस्ट अपोजिट होती है टेट्राहेड्रल के अंदर। और यहां पर जो T2G है, सॉरी दो है नीचे, Eg जो है वो तो नीचे की तरफ आएंगे, और T2G जो है वो ऊपर की तरफ आएंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका वही होगा। ठीक है, और बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड डेल टी, इसको डेल टी बोल देंगे, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फोर्स टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए O आएगा। लेकिन मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए किया है, रीजन ये है कि हमारी बुक्स में जो मेंशन किया हुआ है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए ही मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए ही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है, टेट्राहेड्रल के भी उसमें एग्जांपल्स नहीं गिवन है, मोस्टली ऑक्टाहेड्रल के गिवन है हमारी बुक्स के अंदर। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन और भी कई तरीके से पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ एक ले लेते हैं अपन क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाए कि y PiH2O whole 6 3+ is colored complex। ठीक है, ये आपके पास में जो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, एक सेकेंड, ये जो टाइटेनियम का मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है, इसको आपको कहा जाए कि एक्सप्लेन बाय CFT। ठीक है, एक्सप्लेन विद CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करो कि इसका नेचर कलर्ड क्यों है। तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले टाइटेनियम को उठाना है, Ti। ठीक है, टाइटेनियम देखो, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 पर आता है, 22। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D2 4s2 एंड 4p0, खैर अब उनकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टाइटेनियम का चार्ज कितना है यहाँ पर, 3+। ठीक है, चार्ज 3+ है। अब 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो 3D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया, 4s0 4p0 है। तो हमें तो CFT में केवल किसको कंसीडर करना है, d ऑर्बिटल को कंसीडर करना है। तो यहां आप केवल d ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, D1। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल अगर मैं, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, तो इसका जो T2G है वो तो ऊपर मिलेगा हमें, T2G, और Eg जो है वो नीचे की तरफ मिलेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, Eg आपको ऊपर की तरफ मिलेगा और T2G आपको नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां D में है इसके पास, क्योंकि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यही फिल होगा। अब क्या होता है कि अगर आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, अगर आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर रखते हैं तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होकर के हायर एनर्जी ऑर्बिटल Eg में जाएगा, और इसको आप यूं शो कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया। नाउ इट हैज
शिफ्टेड टू Eg, यहां से Eg में चला गया, मूव कर गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है बेटा, Eg और T2G, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे हुआ है? T2G से Eg में ट्रांजिशन हुआ है। इसको आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। मतलब एक तरह के d ऑर्बिटल से दूसरे तरह के d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया है, दैट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। अब ये इसकी ना परमानेंट स्टेट तो है नहीं, ये इसकी टेम्परेरी स्टेट है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट हमेशा टेम्परेरी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है। तो ये जब वापस रिटर्न होगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, तो क्या होगा? जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये लाइट को इमिट करेगा, विजिबल लाइट को इमिट करेगा, और जो ये लाइट इमिट करेगा, ठीक है, जो ये लाइट इमिट करेगा, उस लाइट की वजह से ये कैसा दिखाई देगा बेटा? कलर्ड दिखाई देगा, ठीक है, ये क्रिस्टल जो है वो कलर्ड हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जब इस पर लाइट आएगी तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है इट विल गेट एक्साइट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो एक्साइट होने के बाद जब वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो वो लाइट, विजिबल लाइट को इमिट करेगा, और उस विजिबल लाइट की वजह से ही इट लुक्स कलर्ड, ये कलर्ड दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन CFT में से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसको आप जरूर तैयार करें, ठीक है। तो टाइम इज गोइंग टू ओवर।